Bohr's मॉडल ऑफ एटम। अब हमने देखा बेसिकली कि एटम को लेके अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी भी हम एटम को स्टडी कर रहे हैं। जो लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर है LHC, स्विट्जरलैंड के अंदर, तो उसमें यही स्टडी हो रहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और कौन से पार्टिकल्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंट स्टडी विच इज गोइंग ऑन इज कि जो हिग्स बोसॉन होता है उसका क्या रोल क्या है। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको वेट कैसे मिलता है। हिग्स बोसॉन को गॉड्स पार्टिकल बोलता है। एनी आइडिया व्हाई? Because it has a particular field, and when the subatomic particles pass through that field they gain weight or whatever mass they have. Yeah, so this is the sort of theory that we have, and to prove that theory we are trying to find Higgs boson. Okay, so very interesting things. तो चलिए अभी धीरे धीरे करके देखते हैं कैसे इवॉल्व किया। तो हमने देखा था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सारा मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि प्रोटॉन्स एज इट इज बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं। फिर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी हैं, और इस तरह से बाकी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं अराउंड द न्यूक्लियस। दैट वाज रदरफोर्ड। नाउ नील बोर ने उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया। So he put forward following postulates of the model of an atom. He said, postulates means it's not yet a theory. It is, he's just trying to say maybe this is the thing. Okay. So only certain orbits known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom. कहने का मतलब ऑर्बिट्स हर जगह नहीं होंगे। जैसे अगर हम पुराने मॉडल पे जाएं, इस तरह का कुछ मॉडल था जहाँ पे कहीं पे भी आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन हो सकता है फोर के मॉडल के अंदर। लेकिन नील बोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहीं कहीं होंगे, कहीं कहीं नहीं होंगे। देयर विल बी अ पर्टिकुलर पोजीशन इन व्हिच यू विल फाइंड द ऑर्बिट्स। Now, while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. ऐसा कहने के पीछे कारण क्या था? रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर मुश्किल यही थी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको अट्रैक्टिव पुल की वजह से एनर्जी लूज करेगा, और कभी एक कारण बन सकता है कि वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाए। लेकिन आमतौर पे एटम्स ऐसे कोलैप्स नहीं कर रहे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन ऑर्बिटल जो में रहता है, और उस ऑर्बिट में घूमते हुए वो अपनी एनर्जी लूज या गेन नहीं करता। तो उन्होंने कहा these orbits or shells are called energy levels, and the energy levels in an atoms are shown like this. न्यूक्लियस के ऊपर there is K shell, L, M और N, अलग अलग शेल्स हैं। जैसे अनियन के पील्स होते हैं तो इस तरह के लेयर्स हैं वो, कहते हैं। ठीक है, तो N is equal to 1, 2, 3 and 4. So these are number of shells that they have or the orbitals that they have. जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूमता रहेगा उधर वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। That's what he stated. This went on to become a figure theory. यहाँ पे अब क्वांटम नंबर्स की बात होनी शुरू हुई। ठीक है, N, L, M और S, तीन चार तरह के क्वांटम नंबर्स बनने शुरू हुए। ओके, सो हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। तो उसको लेके बोर ने क्या पॉस्टुलेशन दिया, वो ही सेड distribution of electrons into orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. Following rules will apply, he said. The maximum number of electrons present in a given shell is 2n square. So where n is the orbit number or the energy level index. First shell में 2 into 1 raised to power 2, that means 2 electrons आ सकते हैं। Second shell में 2 into 2 raised to power 2 आ सकते हैं, that means 8। okay? इसी तरह से थर्ड में 2 into 3 raised to power 2, that means 18। इस तरह से, ठीक है। सो अलग अलग शेल्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ सकते हैं। सरप्राइजिंगली ये आज भी होल्ड करता है।
सरप्राइजिंगली आज भी होल्ड करता है, ठीक है, टू एन एक्सटेंट. So maximum number of electrons in the particular shell. आज जो इसका फॉर्मूला है ना, कुछ इस तरह से है. आगे जाके आप स्पिन क्वांटम नंबर्स पढ़ोगे, ठीक है. तो फर्स्ट शेल के अंदर हम पढ़ते हैं देयर इज 1s2. दिस इज द फर्स्ट शेल. देन देयर इज 2s2, 2p6, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. फिर आता है 3s2, 3p6, 3d10, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है. तो ये इसी तरह से इन्होंने दिया, देखो 2, 8 एंड 18 थर्ड शेल. ऐसे ही फोर्थ शेल आ जाएगी, तो वहां पे आता है 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14. s, p, d और f इस तरह से शेल्स आगे जाके डिवाइड होंगे, ठीक है. तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखिए 14, 10, 24, 6, 30 और 2, 32, 32. और ये ऐसे भी पहुंच रहे हो आप इस फॉर्मूला तक. 2, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 इंटू 2, 32. तो ये सरप्राइजिंगली आज भी होल्ड करता है उसका फॉर्मूला. पहले साइंटिस्ट लोग ऐसे ही थे, उनको ज्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए था, वो सही फॉर्मूला तक पहुंच जाते थे. पॉस्टुलेट्स भी सही दे देते थे, उनके पास कोई इक्विपमेंट होते ही नहीं थे बैक इन द डे. फिर भी इमेजिन, like E is equal to mc square still holds Einstein's equation. There was no big spectrometers, no big nuclear fissions taking place. अभी ये भी नहीं पता है कि न्यूक्लियर फिशन होगा कैसे. पहला न्यूक्लियर बॉम्ब तो 1945 में चला ना. So still he was able to make out all these things. Okay. Next he said the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. उस टाइम पे बेसिक एडजस्टमेंट इतना ही था. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. पहले जैसे ये जो मैंने देखा ना 1s2, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, फिर इससे अगले वाले में जाएंगे, फिर इससे अगले वाले में जाएंगे, लाइक दिस. पहले इनर शेल्स फिल होंगे. ओके, सो फार सो गुड, जहां तक समझ आया. तो उसका पॉस्टुलेशन तो अभी इतना सही है, वो यहां तक नहीं पहुंचा है. दिस इज समथिंग दैट केम आफ्टरवर्ड. ही जस्ट सेज कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं. n is equal to 1, 2, 3, 4 and n is equal to 1 is called k shell, this is called L, then M, then N. इस तरह से उसने शेल्स बना दी. कहता है पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से आपके पास आएंगे. जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल, ही सेड 2 raised to power n square. This is the formula. With each shell these many electrons you can accommodate. This was his postulate, that's what he thought of. अभी हम आएंगे इस postulate को ट्रू भी बनाएंगे. पहले पढ़ते हैं वैलेंसी. So valency is basically the electrons in the outermost shell. अब जैसे supposing let's say 2 is the outermost shell, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आउटरमोस्ट शेल होगा उसमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. So he says outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. वैलेंसी के अंदर it was observed that atoms of an element have a completely filled outermost shell, show little chemical activity. In other words, their combining capacity or valency is 0. तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आपकी आउटरमोस्ट शेल में, तो फिर आप इनर्ट एलिमेंट बनोगे, जैसे हीलियम. इसी तरह से बहुत सारी इनर्ट गैसेस भी हैं, है ना. सो helium atom has 2 electrons in the outermost shell and all the other elements have 8 electrons in the outermost shell. तो helium, neon, xenon, krypton, radon, ये वाली जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, इनके अंदर क्या है, बाहर के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल हो जाता है. हीलियम के अंदर तो हमारे पास 2He4 इस तरह से आता है ना, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल हो जाते हैं, वहां तक आते आते 2 एक्सम. फिर उसके बाद जितनी भी बाकी की गैसेस हैं सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. तो
वो उनकी जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे साइड बाय साइड तब आपको पता लगेगा. लेट मी शो यू. Periodic table with electronic configuration. यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6. ये आउटर मोस्ट शेल है, फिफ्थ शेल. उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखिए 6s2, 6p6, 7s2, 7p6. So the outermost shell, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवंथ जो भी शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हीलियम के अंदर 1s2 लाइक दिस. और क्योंकि ऐसा है, इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैसेस हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. चलिए आगे देखते हैं. So the combining capacity of the atoms of other elements, that is their tendency to react and form a molecule, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. तो कोशिश ये रहती है हर एलिमेंट के द्वारा कि उसके पास फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल हो जाए ताकि एक स्टेबिलिटी बन जाए. So everyone is trying to chase either S2 or P6 or D10 or F14. This is the goal that they're trying to chase. Supposing if they have S2P5, they would like to gain 1 electron. Halogens, for example. Let me show you. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये सारे के सारे क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इनको कहीं ना कहीं. ठीक है. So atoms would thus react so as to achieve an octet in an outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing an electron. Thus, for example, losing an electron किसमें ज्यादा possibility रहेगी? जो सबसे इस साइड में जो आपके पास एल्कली मेटल्स हैं. देखिए अब जैसे लिथियम है, तो इट विल लाइक टू गेन लाइक 0 हियर, ताकि उसके पास आउटरमोस्ट शेल क्या बन जाए, आपकी 0 बन जाए और उधर 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पीछे वाले में तो है ही. ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 7 गेन करने में ज्यादा एनर्जी रहेगी, एक लूज करना आसान है. ओके. Then the number of electrons gained, lost or shared so as to make an octet of an electron in the outermost shells give us directly the combining capacity of an element, which is its valency. Prelims में ये याद रखना, valency. Now, for example, hydrogen, lithium, sodium, they contain 1 electron in the outermost shell and they would like to lose this 1 electron, so they have valency of 1. इसीलिए जब सोडियम देखिए, सोडियम को आउटरमोस्ट शेल के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसको वो लूज करेगा. क्लोराइड के अंदर या क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन. सो Na+Cl-, दैट्स हाउ इट गेट्स फॉर्म्ड, MaCl बॉन्ड. ठीक है. The valency of magnesium and aluminium is 2 and 3 respectively, because magnesium has 2 electrons in the outermost shell and aluminium has 3 electrons in the outermost shell. इसी वजह से जब Mg और Cl का सॉल्ट बनता है तो 2 क्लोराइड एटम्स इसके साथ जुड़ जाते हैं, MgCl2, CaCl2. कैल्शियम का भी ऐसे ही है. एल्यूमिनियम का जब जुड़ता है तो इट बिकम्स AlCl3, वो 3 क्लोराइड एटम्स के साथ जुड़ जाता है. वो सॉल्ट बनने का कारण ये है. ठीक है. क्योंकि Cl को तो एक गेन करना है, लाइक दिस, इनको लूज करना है उतना. So if the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then the valency is determined in a different way. For example, in case of fluorine, which has 7 electrons in the outermost shell, and its valency could be 7.
but it is easier for fluorine to gain 1 electron instead of losing 7 electron. तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए अगर तो है बैलेंसी 4, जैसे कार्बन है ना उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, तो फिर उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, बोथ वेज इट कैन गो, ठीक है। अब अगर इससे ऊपर कहीं पे भी बैलेंसी है, लेट्स से हमारे पास ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है, तो इस तरह से ही ये एसोसिएटेड है, ठीक है। और इस तरफ क्या है, हमारे पास बोरॉन है, अगर देखा जाए तो आप जस्ट सी द पीरियोडिक टेबल, रिमेंबर। लेट मी टेक यू टू दिस ओनली। अब देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना आसान है, बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना। सिमिलरली इधर 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसलिए इफ यू लुक एट दिस वन, व्हाट विल इट मेक? इट विल मेक F माइनस और Cl माइनस। इसी तरह से ऑक्सीजन क्या बनाएगा? 2 माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बाहर से। नाइट्रोजन क्या बनाएगा? 3 माइनस, तो वो N3 माइनस चार्ज with H plus 1 charge makes NH3 ammonia like this, okay? फिर ऐसे ही कार्बन है, कार्बन अब मिडिल ऑफ द ऑर्डर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये जितने भी है ना, ये मिडिल ऑफ द ऑर्डर है। इनमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 4 गेन कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है, शेयर करके आमतौर पे ये बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए इनके बॉन्डिंग को कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, बजाय इसके कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फाइन, तो उसके लिए मुश्किल है अदरवाइज, क्योंकि ट्रांसफर 4 लेना भी मुश्किल, 4 देना भी मुश्किल, तो शेयर कर देता। ओके, बोरॉन जो है, अब इसमें देखिए 3 है, तो ये तीनों के तीनों लूज करना आसान, बजाय इसके कि ये 5 गेन करे, 3 लूज आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ आ जाइए, दिस साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बेरिलियम 2 लूज करना आसान है, लिथियम 1 लूज करना आसान है। जहां पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आती है, तो वो टेंडेंसी है मेटल्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, आमतौर पे सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बात आती है, वो पॉलिसी है नॉन मेटल्स के अंदर। और जहां इन बिटवीन दी ऑर्डर हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहे, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। चलिए आगे आगे जाके और आएगा थोड़ा थोड़ा। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड। अभी 15 इलेक्ट्रॉन तक इन्होंने इस तरह से प्लेस करने की कोशिश की, हाइड्रोजन में, फिर हीलियम के अंदर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लाइक दिस। सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने बोला ठीक है भाई, अगर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाएगा, बस बात खत्म, वैलेंसी इज 1। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, वैलेंसी इज 0, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट बिहेव करेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अभी इवॉल्व कर रहा है, बट ये भी कंप्लीट नहीं था यहाँ तक आते आते हुए, ठीक है। समरी के अंदर फिर वही डिस्क्रिप्शंस हैं। आज की डेट में अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एटम के लिए, जो आपने अभी देखी, ये कहाँ से आता है? सो दिस इज इंटायरली बेस्ड अपॉन क्वांटम नंबर्स, जो एनसीईआरटी के लेवल पे नहीं आते क्वांटम नंबर्स, तो थोड़ा इनके बारे में लिखना चाहो तो लिख लो। तो हमारे पास अलग अलग क्वांटम नंबर्स हैं। पहला है स्पिन क्वांटम नंबर, फॉर एग्जांपल ओके, देन देयर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके, देन इसी तरह से हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अलग अलग क्वांटम नंबर्स हैं। अब इन क्वांटम नंबर्स में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे जो अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स को सेटल करने की इन दी वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल्स भी अब हमने
इस तरह से, जैसे यहाँ पे तो शेल्स दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं। अब हमारे पास ऑर्बिटल्स के शेप्स हैं इन क्वांटम नंबर्स की स्टडी से हमारे पास जो अब आए हैं। सो यू डू दिस। हेलो The screen got stuck. ओके, जस्ट अ मोमेंट। विजिबल? No, no, sir. अभी होगी, रुको। अभी ठीक है? विजिबल? Yes, sir. ओके। तो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी के बेसिस पे अब हमने जो इलेक्ट्रॉन के राउंड शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के राउंड शेल्स होते हैं, वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है कि एक न्यूक्लियस है और उसके आसपास ऐसे राउंड एंड राउंड शेल्स हैं, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। अब हमारी शेल्स कैसी हैं जो हमने स्टडी करने के बाद अब निकाला है। तो देर इज अ एस शेल जो आप अभी देख रहे हो। एस शेल की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज एबल टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, okay, and it is spherical in nature. S cell is spherical in nature, like this. Shape is like this. Then there is P shell. P shell is able to hold 6 electrons total, okay, and it is dumbbell shaped. It is like this. और ये PX, PY, PZ इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है एक्चुअली। PX, so this is X axis, let's say, ठीक है। फिर ऐसे ही PY over Y axis, and then there is PZ. तो अगर मैं इस तरह से प्लेन बनाऊं तो दिस विल बी PZ। तो ऐसे हर एक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड कर सकता है। एस शेल के अंदर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे स्फेरिकल। So this is P shell. This how it looks like. Actually, how it looks like. You don't have to remember the shapes. You just need to remember the number of electrons it can hold. इसके बाद आती है D shell. तो D shell के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं टोटल। जो नेक्स्ट शेल आती है, फिर एक आती है F शेल। एफ शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते। इनमें भी इसी तरह की हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। लेट मी शो यू। डी शेल, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ये जब कोर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये सब चीजें आती हैं, अब तो ये जरूरत नहीं है आपको। So visible? This is S, spherical shell. This is PX, PY, PZ. This is D shell. So dx square minus y square, z square, then dx square minus xy, yz and zx। इस तरह से हमारे पास अलग अलग आ जाएंगे। फिर ये एफ शेल्स हैं। तो दिस इज हाउ दे आर, एफ ऑर्बिटल। ये इसी तरह से 2, 6, 10 और 14 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले ही नील बोर ने जो ऑर्डर दिया हमारे पास कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ सेट हो सकते हैं, वो ऑर्डर बड़ा जस्टिफाइड है, आज भी वो चलता है। इसीलिए एनसीईआरटी में ना वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में इससे ऊपर नहीं जाते, आमतौर पे इधर ही रुक जाते हैं। ठीक है, बिकम्स इजियर। ओके, सो फार सो गुड। तो आपने इतना सा याद रखना है कि एस पी डी एफ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, उनके बेसिस पे ये सेट होता है। अब इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करोगे तो इट्स वेरी इजी। इट्स लाइक दिस, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s, ऐसे लिख लो। फिर यहाँ 2 से शुरू करना है, 2p, 3p। क्यों 2 से शुरू करना है उसके पीछे मत जाओ, अभी नहीं चाहिए आपको इतनी टेंशन। 5p, 6p, 7p। फिर यहाँ 3 से शुरू करना है, 3d। डी शेल थर्ड से शुरू होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। 3d, 4d,
5D, 6D एंड 7D। फिर यहाँ F यहाँ से आएगा 4F, 5F, 6F एंड 7F। फिर बस यहाँ पे हमारे पास बहुत है इतना, ठीक है। जितने आपके आने हैं कंसिडरेशन में, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैक्सिमम 7 शेल्स तक हम जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट्स से मुझे ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 8, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? इस तरह से आएंगे, इस ऑर्डर में आती हैं शेल्स। ये बना लिया। तो फर्स्ट इज 1s2, इसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6। यहां तक आते आते 10 हो गए ना, 2 4 6, 2 4 और 6 10 हो गए, ठीक है। फिर 2p6 के बाद आता है 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2। इस तरह से भरते चले जाएंगे। अभी ये ऑक्सीजन के लिए तो हमारा इधर ही काम हो गया था। 2p के अंदर कितने रह जाएंगे? 4। 1s2, 2s2, 2p4, दैट विल बी ऑक्सीजन। बस खत्म। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही है। नाइट्रोजन की लिखनी पड़ जाए, 7 है उसके अंदर, तो हमारे पास कितना आएगा? 1s2, 2s2, 2p3, दैट्स इट, ठीक है। बोरॉन की लिखनी पड़ जाए, उसके अंदर 5 हैं, तो 1s2, 2s2, 2p1, लाइक दिस, दे कैन बी रिटन। और ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अभी ऐसे 5s2 आ गए ना, 5s2 के बाद यहाँ पे 4d से आएगा, तो 4d10, फिर उसके बाद 5p6 पे 6s2। दिस इज द वे दे आर फुलफिल्ड। ये जो मैं सीरीज इस तरह से बना रहा हूँ ना, दिस इज द वे द एनर्जी ऑफ द शेल्स इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के बाहर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह से है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर है, और इनकी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। सो यहाँ तक आते आते काफी दूर आ जाते हैं हम न्यूक्लियस से। अब 6s2 के बाद क्या आएगा? 4f, 4f14 यहाँ तक आएगा, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर 5d10, फिर उसके आगे चलता रहेगा 6p6 एंड देन 7s2। फिर उसके आगे ये आता है 5f14, ओके। फिर उसके बाद 6d10, देन 7p6, लाइक दिस। यहां तक भी कोई एलिमेंट कम ही पहुंचता है। इतने हैवी एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करना शुरू करोगे ना, तो ये देखो पीरियोडिक टेबल, तो हमारे पास ये 7p6 तक पहुंचा है, बस दैट्स इट। 118 एलिमेंट तक ये जो आप अभी तक पहुंच रहे हो, 6d10 एंड 7p6, दैट्स इट। 118th एलिमेंट तक हम यहाँ तक पहुंचे, और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से, रेडियो एक्टिव ट्रांसम्यूटेशन से हम यहाँ तक पहुंचे, अनऑक्टियम, अनऑक्टियम तक हम मैक्सिमम पहुंचे हुए हैं। इससे ज्यादा हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, इस वजह से हम इस तरह से लिखते हैं। ये क्लियर हुआ? इसके आगे लिखना भी होगा तो इट इज नथिंग, यहाँ पे आ जाएगा बस 6f14 इसके आगे आ जाएगा। तो ये इस तरह से चलती है सीरीज। ये ऐसे बना लो, फिर एरोस डायगनली ड्रॉ कर लो, इट इज वेरी इजी टू मेक। अब आपके पास बस बेसिकली एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि आपने कितने के लिए लिखना है। लेट्स से आपने 36 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखना है, किसी एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 36 है, तो 2 4 10 12 18 20, 20 और 10 30,
और 4p6 यहाँ तक आ जाएगा 36, दैट इज क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन इज 36 ना. हेलो, ये रहा. अभी मुझे कैसे याद है क्रिप्टॉन 36? मेरा किसी टाइम पे यूपीएससी में केमिस्ट्री ऑप्शनल था, तो मुझे सारे याद है, डोंट वरी. तो आपको देखना है आपको याद होते हैं नहीं, है ना. सो हमें तो पढ़ना पड़ता था, तो इसलिए पढ़ रहे थे. इवन +1 +2 में भी याद थे, तब भी ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी पड़ती है +2 में जो बच्चों के पास केमिस्ट्री होती है. बट तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पीसीएस में 2012 में पूछा गया. उन्होंने कहा कि भाई तुम बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है ऑक्सीजन की या किसी की, एक की पूछी थी. तो उसमें अब अगर नहीं पता तो कैसे लिखोगे? आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. जनरली वो बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इतना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. तो तुम्हें बस ये याद रहना चाहिए कि इस तरह से बनाना है. एंड यू कैन मेक इट. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, आपको इनकी इतनी टेंशन नहीं है. एस 2 इलेक्ट्रॉन, P6, D10, F14, इस तरह से अलग अलग शेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं. वो शेल्स की शेप भी हमने देख ली कि किस तरह से होते हैं, SPD एंड F. ठीक है. अब इन शेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर रहेंगे, अपनी लूज या गेन नहीं करेंगे इन दैट पर्टिकुलर लेवल. And based upon how many electrons are there in the outermost shell, either it will try to lose electron or it will try to gain electron, so as to have eight electrons in the outermost shell, or 2 electrons in the outermost shell if it is S shell. S के केस में 2, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम. बाकी सबके केस में 8. ठीक है. चलिए, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इजी, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज के लिए एक बेसिक चीज याद रखनी है, इट इज रिवर्सिबल. केमिकल चेंज इरिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लाइट अप अ कैंडल, मुझे सिंपली बताना, मैंने कैंडल जला दी, अब वो जब पूरी मेल्ट कर गई, क्या वो एक फिजिकल चेंज है या वो एक केमिकल चेंज है? क्या मैं उसमें से दोबारा कैंडल बना सकता हूं? रियल लाइफ फिनोमिना में ऐसी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के अंदर. यू बर्निंग अ कैंडल, इज इट अ फिजिकल चेंज और इज इट अ केमिकल चेंज? हाँ जी श्रुति. मैं ऑडिबल? हेलो, प्लीज कंफर्म इफ आई एम. हाँ, आई एम ऑडिबल ना? यस सर. हाँ, तो फिजिकल के में चेंज है, केमिकल चेंज है कैंडल बर्न करना? क्या मैं बर्न्ड कैंडल में से दोबारा फिर से कैंडल बना सकता हूँ? इज इट रिवर्सिबल? नो सर. No, no, I cannot. It will not burn again. If it is properly burned, it will not burn again. So that's why it is a chemical change. हो क्या रहा है? When I'm burning a candle, the wax is burnt out and it becomes carbon dioxide and whatever residue it has to make. Yes. So it is a chemical change. Definitely a chemical change has occurred once it is burned. So properties such as shape, size, color, state of a substance, may be liquid, solid, or gaseous, are called its physical properties. A change in which a substance can undergoes a change in the physical properties is called a physical change. कैंडल का शेप, साइज, कलर या स्टेट बदल जाए. मैं कैंडल को मेल्ट कर रहा हूं, वैक्स को बर्न नहीं करूंगा, सिर्फ मेल्ट किया, तो मैंने उसको सॉलिड से लिक्विड कर दिया. दैट इज अ फिजिकल चेंज. लेकिन मैं वैक्स बर्न कर दूं तो नाउ इट विल बी अ केमिकल चेंज. वो उसका जो बनेगा वो सूट रह जाएगा, कार्बन सूट. ओके. So a change in which one or more new substances are formed is called chemical change. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा फॉर एग्जांपल, so it's chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. All new substances are formed
as a result of chemical change. For example, if a metal is extracted from an ore, such as iron from the iron ore, we need to carry out some series of chemical changes. जैसे iron ore क्या आता है, या तो hematite या magnetite. Fe2O3 is hematite and Fe3O4 is magnetite. अब ऑक्साइड को मैं रिड्यूस करूंगा, बेसिकली ऑक्सीजन निकाल दूंगा उसमें से बाहर, तब जाके मेरे पास आयरन बचेगा. तो कुछ केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे ये पॉसिबिलिटी है. Useful new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. You need to combine certain things. So when carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test for carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड था या नहीं, किसी भी एक गैस के अंदर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने का ये तरीका है, लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उसको निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि व्हाइट इन कलर होता है, तो दैट मेक्स इट मिल्की. सो दैट्स द टेस्ट. तो ये अब एक केमिकल रिएक्शन है. कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, ये केमिकल चेंज हो गया. फ्रॉम दिस टू दिस, लाइम वाटर हैज बिकम कैल्शियम कार्बोनेट. This is a chemical change. So we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change in addition to a new product. Following may accompany a chemical change. For example, heat, light, or any other radiation may be given off or absorbed. So that becomes a chemical change. जैसे photosynthesis के अंदर light absorb होती है, तो chemical change होता है उसके अंदर. Then sound may be produced. A change in smell, a color change may take place, a gas may be formed. In all these cases, we are having one or the other kind of chemical change. Even if a sound is produced, something cracking going on, you are having a chemical change. Ab physical change dekhiye, crystallization. So take a cup full of water in a beaker, add a few drops of dilute sulfuric acid, heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution, allow it to cool. Do not disturb the solution when it's cooling. Look at the solution after some time. Large crystals of pure substance can be formed from their solution, and this process is called as crystallization. It is an example of physical change. पहले मैंने डिसॉल्व कर लिया उसके अंदर कॉपर सल्फेट, अब इसी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बने हुए. अब यूपीएससी प्रीलिम्स का 2014 में क्वेश्चन देखिए. Which of the following are the examples of chemical change? Crystallization of a sodium chloride. So is crystallization a physical change or chemical change? मैंने पहले पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बन गए उसी में से. तो कुछ नया तो नहीं है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनना. मैं इवेपोरेट कर दूंगा पानी तो पीछे सॉल्ट के क्रिस्टल्स रह जाएंगे. तो मैंने पहले क्या किया, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड था उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, एक तरह से उसका सोल्यूशन बना लिया, बाद में फिर वो इसी में चला गया सोडियम क्लोराइड में. सो इट इज रिवर्सिबल ना. So if it is reversible, will it be a chemical change or a physical change? Physical change. Physical change, na? So it is not a chemical change. Then melting of ice. So if the ice melts, can I freeze it again? Yes, Can I sir. make ice out of it again? Yeah, very easy ना. उन्होंने ऐसी चीजें दी हैं जो आप घर में रोज करते हो. फ्रीजर से ट्रे बाहर निकाली, वापस रख दी, तो फिर से बर्फ बन गई ना. So even this is a physical change. Storing of milk. अगर दूध से दही बन जाए एक बार, तो उससे दोबारा दूध बना सकते हैं क्या? No, sir. नहीं बना सकते ना. कुछ भी और कर लो, दूध नहीं बनेगा दोबारा. क्यों? क्योंकि उसके ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो अभी अनकर्ल हो गए, अब लीनियर प्रोटीन्स बन गए. तो न्यू थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड. अगर केमिस्ट्री पता है, नहीं भी पता है तो ये तो पता ही है कि दही से दूध नहीं बनता, दूध से दही बन जाता है. तो केमिकल चेंज हुआ. तो ये केमिकल चेंज है. तो आंसर इसका क्या आना था? 300. तो 2014 में प्रीलिम्स में इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा आगे जाके भी. देन रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर रस्ट बनती है. रस्ट इज बेसिकली आयरन ऑक्साइड. एक बार रस्ट बन गई, क्या वो दोबारा आयरन बन सकती है? No. नहीं ना.
क्योंकि वो केमिकल चेंज है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर सकता हूँ रस्टिंग ना हो, मैं रोकने की कोशिश कर सकता हूँ ये रिएक्शन को, क्योंकि आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इट बिकम्स रस्ट। तो या तो मैं उसको शील्ड करूं किसी तरह से कि पानी ना लगे उसको, या ऑक्सीजन के ना आए कांटेक्ट में, तो बोथ वेज आई कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, वन सिंपल वे इज टू कोट विद द पेंट और ग्रीस, उस केस में ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा। देन डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। जब जिंक आयरन पाइप्स के ऊपर लगाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ये प्रीलिम्स में बड़ी बार पूछ लिया उन्होंने। देन आयरन पाइप्स यूज्ड इन होम आर गैल्वेनाइज्ड पाइप्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। आजकल तो बंद ही कर दी, ये भी पीवीसी पाइप्स यूज करनी शुरू कर दी, प्लास्टिक, उनके अलग झमेले। सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, तो हो गई क्योंकि उसमें आयंस ज्यादा हैं। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium and nickel and manganese, and it does not rust. तो ये किन चीजों को कंबाइन करके स्टेनलेस स्टील बनता है, ये याद रखना है। सो कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, ठीक है। तो क्वेश्चंस अब देखिए, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व in the following process as physical or chemical change. So photosynthesis, is it a physical change or a chemical change? chemical, Chemical change. क्यों? क्योंकि लाइट के बाद जब अब्जॉर्ब करता है लाइट, तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट इज ग्लूकोज, है ना। तो उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस बनती है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या मैं दोबारा से इसको क्रिस्टलाइज कर सकता हूँ? सारा पानी बॉयल ऑफ कर दूं अगर, तो शुगर रह जाएगी पीछे। Yes, sir. जैसे सॉल्ट डाला था वैसे शुगर का भी केस है, बिल्कुल रह जाएगी। So there's a physical change. Burning of coal. So carbon will be burnt in presence of oxygen to form carbon dioxide, carbon monoxide, something like that. So something new will be formed. Yes, sir. It ठीक है, can't तो be इस केस में reversible. हाँ, it cannot be reversed. So chemical change. Melting of wax. Melting, not burning. So melting is a physical change. कैंडल को मेल्ट करके कोई भी शेप में डाल लेते हैं ना, हाँ उसको Yes. बर्न कर देंगे तो फिर नहीं होगा। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, फिजिकल चेंज ओनली, आई एम जस्ट चेंजिंग द शेप, नथिंग मच। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है, इधर भी एल्यूमिनियम है, इधर भी एल्यूमिनियम। डाइजेशन ऑफ फूड, फिजिकल और केमिकल? chemical, वेरी इजी, केमिकल। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। देन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी, ये एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज है। Now, formation of manure from leaves is a physical change. लीव से लेट से मैंने कॉम्पोस्ट या मैन्योर कुछ बनाया, क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? इट्स अ बायोकेमिकल चेंज, है ना। दोबारा तो लीव्स नहीं बनने वाले उसमें से, सिंपल। तो इट इज फॉल्स। आयरन पाइप्स आर कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, हाँ गैल्वेनाइजेशन हो जाती है, ऑक्सीजन और पानी से कांटेक्ट नहीं होता। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से होगा क्या? लिक्विड बन जाएगा पॉट पानी, तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, है तो पानी। तो इट इज ट्रू, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज, ओनली द state of matter has changed, liquid, gas or solid. Baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with evolution of gas. What type of change it is? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, बेकिंग सोडा था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज द केमिकल चेंज, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Physical change is melting of the wax, chemical change is burning of the wax. कुछ वैक्स बर्न हो जाती है, कुछ वैक्स मेल्ट हो जाती है। Then how would you show that setting of curd is a chemical change? Globular proteins become linear proteins and it cannot be made back into milk.
Explain how painting of an iron gate prevents it from rusting. Basically, it helps not coming in contact with oxygen or something like that. मुझे लगता है आपका PDF आपको शो नहीं हो रहा. Just a moment. Audible, visible properly? Yes, sir. Okay, just a moment. कई बार बहुत ज्यादा लिखते हैं ना किसी PDF डॉक्यूमेंट के ऊपर, तब ऐसे ट्रबल्स आते हैं. Visible? अभी होगा. Yes, sir. ठीक है. चलिए. So why rusting of iron objects is faster in coastal areas? Because it's salty water. So whenever it is saline water, these things will happen faster. Now chemical equations. यहाँ से कल कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चेंज काफी आएगी. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट्स अभी आज के लिए पढ़िए, फिर इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे. ये जो केमिकल चेंज केमिकल इक्वेशंस है ना, इसके लिए वो जरूरी है कि आपको वैलेंसी ठीक से समझ आ जाए. So if zinc with sulfuric acid is forming zinc sulfate and hydrogen, you should know. Basically ये वैसे तो ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते. ठीक है, कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रखा, बट फिर भी क्योंकि लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी बहुत 10th में, तो लोग ये भी पढ़ लेते हैं. So we can even easily skip this chapter. You don't need it for any exam. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, नहीं चाहिए, पूछते ही नहीं. हाँ जी, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर एग्जांपल तुम सुनते हो, है ना, मेरे फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. सो इस वजह से ये चाहिए होता है बस, व्हाट इज देयर इफेक्ट. सो वी विल स्टडी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन अ सिंपल मैनर, एंड देन ये वाला एस्पेक्ट हम इसमें से करने लायक है बस, तो यही पढ़ेंगे. ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रोलिसिस हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, क्योंकि ये भी एवरीडे लाइफ के बेसिक्स. जो रिएक्शंस होती हैं वो तो और 10 तरह की रिएक्शंस हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, तो वो तो पढ़ने का कोई आइडिया नहीं. ठीक है, हेलो, Yes, अभी sir. करा दूं या कल करना है? व्हाट से यू? So ये वाला छोटा सा ही टॉपिक है, फिर अभी करा दो सर. हाँ, अभी करा देता हूँ. चलो, let's deal with this. So oxidation is basically if a substance gains oxygen or loses hydrogen, then it is called oxidized. उल्टा अगर हो, if it loses oxygen or gains hydrogen, it is called reduced. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इतना सिंपल सा फंडा है. इनके अलावा एक और तरीका होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मेट में भी हम बात करते हैं. ऑक्सीजन गेन करना, हाइड्रोजन लूज करना, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना और इलेक्ट्रॉन लूज करने जैसा भी है. When you're losing hydrogen, it basically means H plus. When you're gaining oxygen, it means O2 minus. You're gaining. So if you're gaining electrons, still it is oxidized. If you're losing electrons, you are reducing, or sorry, you are still getting oxidized. उल्टा इसका जब हो जाएगा, lose oxygen, gain hydrogen, that is called reduction. Okay. अब इनका फर्क क्या पड़ता है? See, when a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, it is said to be corroded. And this process is called as corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are the examples of corrosion. इन दोनों केसेस में होता क्या है, इनके ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ठीक है, दे गेन ऑक्सीजन और दे लूज हाइड्रोजन. वन ऑफ द टू थिंग्स हैव टू हैपन. सो इन दोनों के केस में दे गेन ऑक्सीजन. So corrosion can damage car bodies, bridges, iron railings, many things. And corrosion of iron, for example, it becomes iron oxide,
is a serious problem. It's a rusting thing. So generally, oxidation is bad for the metals and for your body also. If it is getting oxidized, means it is becoming aged. That's why there are antioxidants. Okay, it helps in bringing down your aging. आयरन के अंदर भी वही है और आपके अंदर भी आयरन है ना? हीमोग्लोबिन में आयरन है या नहीं? ठीक है. Then rancid or rancidity. So have you ever tasted or smelled fat or oil containing food material left after a long time? जैसे अचार होता है, आप खाते हो, तो it is called rancid. Yeah. So when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually, the substances which prevent oxidation, that is antioxidants, are added to food containing fats and oils. So keeping food in airtight containers helps their slowing down of oxidation. Basically, oxygen, fresh air नहीं आता है. चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इनर्ट गैस होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो उसका जो बैक्टीरिया है उसमें ज्यादा आएंगे और उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे फैट्स और ऑयल्स को बायोकेमिकली. तो उसी वजह से हम यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल देते हैं और नाइट्रोजन भर देते हैं. सो दैट्स वेयर इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन हेल्प्स. सो अचार बनाने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देते हैं उसको. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स रैंसिड. I find it bad at taste. I don't know why some people like it still. Fine. Next, electric current and chemical reactions. So in 1800, British chemist William Nicholson had showed that if electrodes were immersed in water and a current is passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. अंगे ले रहे थे, पता चल गया. Oxygen bubbles are formed on the electrode connected to positive terminal of the battery. क्यों? कि ऑक्सीजन में दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी उसकी 2 माइनस है. हाइड्रोजन बबल्स आर फॉर्म्ड एट द अदर इलेक्ट्रोड, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. क्यों? क्योंकि उधर H प्लस है, NC. तो पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, AD एड. ओके, वहां पे ऑक्सीजन आ रहा है. एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, दिस हाइड्रोजन. लाइक दिस इट इज हैपनिंग. द path of electric current through the conducting solution causes the chemical reactions. So basically पानी जो है it breaks down into H plus and OH minus. इस तरह से break down करेगा. So H plus will go to the cation or cathode. There it will gain electron and become hydrogen gas. ठीक है. OH minus it will start depositing near the anode. There it will lose electron near the anode and become oxygen gas. Okay. So when electric current is passed through copper sulfate solution, copper sulfate dissolves into copper and sulfate. Free copper gets drawn to the electrode. कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएगा? Cu2 प्लस. नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा ना, कैथोड. ठीक है. And gets deposited. But what about the loss of copper from the solution? So from the other electrode copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. तो अगर इधर एक कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो इधर से कॉपर निकलता भी जाएगा और सोल्यूशन में जाता जाएगा. It becomes Cu2 plus and SO4 2 minus. इस तरह से इसकी अलग अलग हमारे पास सिचुएशंस बन जाएंगे. इधर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, इधर कॉपर निकलता चला जाएगा यहाँ से. So over a period of time यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट मिलेगा और ये पतली हो जाएगी प्लेट. ठीक है. So this is the process of electroplating. Prelims में ये पूछना उन्होंने. The process of deposition of layer of any desired metal on the another material by means of electricity is called electroplating. Okay. Chromium plating is also done for shiny appearance. It does not corrode, resist scratches. जैसे गाड़ियों के साइलेंसर्स पे, एनफील्ड के साइलेंसर पे क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, तो इस तरह से करते हैं. बहुत सारे सिल्वर दिखने वाली चीजें, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल चार्जर्स के आगे जो प्लग होता है,
something like this, for example. Yeah. So this is also chromium plating. Okay. So anyhow, moving forward. So tin cans used for storing food are made of electroplating tin onto iron, and tin is less active or reactive than iron. तो इस वजह से tin cans के अंदर आप चीजें रखते हैं. ऐसे ही coating of zinc is deposited on iron to prevent it from rusting. So this is the usefulness of electroplating or coating. तो बस इतना सा याद रखना है. अब एक क्वेश्चन देखिए. Which of the following statements about the reactions below are incorrect? Lead oxide plus carbon forms lead plus carbon dioxide gas. So in this, lead is getting reduced or oxidized? Is losing oxygen. So is it reduced or oxidized? Loss of oxygen is called reduction, no? Yes, sir. है ना? तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है, तो फॉर्म हो रहा है ना, तो ये वाली गलत है. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हाँ, lead oxide is getting reduced, we can say that definitely. So ये either you can say lead is getting reduced because lead oxide का lead बन रहा है, or you can say lead oxide is getting reduced, that's also the same thing. But carbon is getting oxidized to form carbon dioxide. It is not the carbon dioxide which is getting oxidized. उसकी oxidation possible भी नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर टेट्रावैलेंसी होती है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के बाद उसकी टेट्रावैलेंसी वैसे ही फुलफिल कर रहा है, तो उसका कुछ और अब होने वाला नहीं है. अब फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो बी इज इनकरेक्ट. इवन टू एन एक्सटेंट ये कहना भी गलती होगा कि लेड ऑक्साइड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अगर उस सेंस से देखा जाए तो, क्योंकि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो आई कैन से दैट ए एंड बी आर रॉन्ग. ये वाला आंसर बन जाएगा आपका. देन iron oxide plus aluminium forms aluminium oxide plus iron. In this reaction, what is happening? It's a combination reaction, double displacement, decompositional displacement. It's a combination reaction. Aluminium and iron both are reacting. ठीक है, ये आपकी टेंशन का क्वेश्चन नहीं है. ये जो बच्चे सीईटी, पीएमटी, आईआईटी ऐसे पेपर देते हैं उनकी टेंशन के है. ठीक है. Then what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? कोई आयरन फिलिंग्स या आयरन है उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हो, क्या होगा? Fe plus HCl in the presence of oxygen. What is happening? So you are, FeCl plus H2. yeah, no, it will form iron chloride Iron chloride. and yeah, FeCl3, and it will form hydrogen gas, Oh yes. 3H2. This is the kind of situation that you are into at this point. Okay, so hydrogen gas and iron chloride, if at all has to happen, this has to happen. ठीक है, अगर हुआ तो, या तो हो सकता है कि रिएक्शन ही ना हो, डिपेंड करता है रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है. देन ट्रांसलेट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम. नहीं चाहिए आपको, ये वाले क्वेश्चंस नहीं चाहिए. ज्यादातर आपको बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक पता होना चाहिए मैक्सिमम. दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज यूजफुल फॉर यू इन प्रीलिम्स. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नथिंग बियॉन्ड दैट आपको नहीं पूछेंगे, ना यूपीएससी में ना स्टेट सिविल सर्विस. ठीक है, तो इसमें से बहुत सिलेक्टिव करना है जब भी करना है. एक क्वेश्चन, एक रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक. एक ये रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ नाम. एंडोथर्मिक होती है जो हीट अब्सॉर्ब करें अगर किसी की रिएक्शन के अंदर. एक होती है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक होता है जो हीट रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये कॉमन यूजेज की टर्म्स आ गई हैं आजकल, न्यूज़पेपर में आती रहती. जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, सोडियम, अगर ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट रिलीज करेंगे. ठीक है, तो ये सल्फर क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि गीजर्स आपने पढ़े हुए हैं ज्योग्राफी के अंदर. सोडियम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सोडियम आमतौर पे आप देखते हो इधर उधर चलता रहता है,
ये भी सल्फर की तरह डिपॉजिटेड है, सोडियम क्लोराइड नहीं, अकेला सोडियम, एलिमेंटल सोडियम, ठीक है। देन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, दिस इज मच मोर यूजफुल चैप्टर देन द प्रीवियस चैप्टर ऑन रिएक्शंस। तो ये इसमें से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते हैं। ये वाला चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इतने कॉन्सेप्ट्स का ध्यान दे लो। जो यस सर। रिएक्शंस वाला चैप्टर है उसमें से बस सिलेक्टिव करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। यस सर। चलिए, थैंक यू, टेक केयर। Thank you, sir.